तो बेटा आरबीसी की सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आरबीसी के अंदर होता क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक आरबीसी के अंदर लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मतलब ओवरऑल आरबीसी कुछ है ही नहीं हीमोग्लोबिन के बिना। अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन ना हो तो आरबीसी की कोई जरूरत ही नहीं बॉडी में। ठीक है, तो अब हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसा होता है, किस किस तरीके से काम करता है। हीमोग्लोबिन इसको अपन HB से डिनोट करेंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, एक हीम पार्ट होता है, एक ग्लोबिन पार्ट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को ब्रेक किया, हीम और ग्लोबिन। अब याद रखना यहाँ पे ग्लोबिन है, एक हमने पहले प्लाज्मा प्रोटीन में ग्लोब्यूलिन भी पढ़ा था। ये ग्लोबिन अलग है, वो ग्लोब्यूलिन अलग है, दोनों ही प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। तो ये हीम जो है ये इस हीमोग्लोबिन का 5% पार्ट बनाता है और ये ग्लोबिन होता है 95%। हीम एक तरीके का लिपिड पोर्शन है जिसमें दो तरीके की चीजें होती है, एक आयरन पार्ट होता है, एक नॉन आयरन पार्ट होता है। आयरन पार्ट बना होता है Fe+2 से और नॉन आयरन पार्ट बनाता है इसकी पोरफायरिन रिंग। तो कुल मिला के हीमोग्लोबिन में होती है आयरन पोरफायरिन रिंग। रिंग क्या होती है, कैसी होती है, किसकी बनी होती है, अपने काम का नहीं है, अपने को याद भी नहीं करना है। ठीक है, अपने को सिर्फ याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में हीम होता है जो किसका बना है, आयरन पोरफायरिन रिंग का। ठीक, एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन पोरफायरिन रिंग होती है। एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन पोरफायरिन रिंग होती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक हीमोग्लोबिन में कितने Fe+2 होंगे, तो एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe+2 होते हैं क्योंकि 4 पोरफायरिन रिंग है। भाई एक Fe+2 के साथ एक पोरफायरिन रिंग, दूसरे Fe+2 के साथ दूसरी पोरफायरिन रिंग, तीसरे के साथ तीसरी रिंग और चौथे के साथ चौथी रिंग। तो 4 पोरफायरिन रिंग, इसका मतलब 4 आयरन है। और हर एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होता है। इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 Fe+2 तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, याद रखना है। इस हीमोग्लोबिन का हीम वाला पार्ट, दूसरा पार्ट है इसका ग्लोबिन वाला पार्ट। और ये ग्लोबिन एक प्रोटीनेशियस पार्ट है जो कि 95% पार्ट बनाता है। ठीक है, 95% पार्ट इसका ग्लोबिन है। ये ग्लोबिन अलग अलग टाइप की चेन से मिलकर बनता है। ठीक है, अल्फा चेन होती है इसके अंदर 141 अमाइनो एसिड का बना हुआ, बीटा चेन, गामा चेन और डेल्टा चेन, ये तीनों ही 146 अमाइनो एसिड की बनी हुई चेन होती है। ठीक है, अल्फा चेन बनी है 141 अमाइनो एसिड की और बीटा चेन, गामा चेन, डेल्टा चेन, ईच चेन जो है वो 146 अमाइनो एसिड की बनी हुई है। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड की चेन से मिलकर बनता है ग्लोबिन प्रोटीन। अब हीमोग्लोबिन जो है वो अलग अलग टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लोबिन चेन। कैसी कैसी ग्लोबिन चेन प्रेजेंट है उस बेसिस पे अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो पहला है HbA1। ये टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन बता रहा हूं मैं आपको, HbA1 हीमोग्लोबिन टाइप A1। इसमें क्या क्या होता है, हीम। देखो हीम तो सब में ही होगा, ये वाला पोर्शन तो सारे हीमोग्लोबिन में कॉमन है, होगा ही होगा, तो हीम तो ही है। साथ में ग्लोबिन। अब ग्लोबिन में कौन कौन सी चेन होती है, तो HbA1 में हीम है, हीम के साथ 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। ठीक है, तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन और हीम ये मिलके क्या बनाते हैं, HbA1। ये ए का मतलब यहाँ पे एडल्ट से है, HbA, ए का मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। तो HbA1 ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, 97 से 98% होता है, 100% भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन यही वाला होता है। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि इन एन एडल्ट पर्सन, इन एन एडल्ट मेल, which kind of globin chain will be present maximum, क्वेश्चन समझना, which kind of globin chain is present maximum। ऑप्शन में अल्फा चेन लिख दे, गामा चेन लिख दे, डेल्टा चेन लिख दे, ठीक है, और ऑल लिख दे, आंसर अल्फा चेन जाएगा क्योंकि 2 अल्फा प्रेजेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो HbA1 मैक्सिमम हो गया 97 से 98। दूसरा HbA2, एक एडल्ट के अंदर 2 से 3% तक ये वाला हीमोग्लोबिन हो सकता है। एडल्ट में A2 लिखा है ना, मतलब एडल्ट 2, तो एडल्ट के अंदर 2 से 3% ये वाला हीमोग्लोबिन हो सकता है। इसमें क्या क्या होता है, हीम, हीम तो सब में होगा, साथ में 2 अल्फा चेन है और 2 अल्फा के साथ में 2 डेल्टा चेन होती है, तो वो बन जाता है HbA2। 2 से 3% होता है, हो सकता है, कभी कभी एब्सेंट भी होता है। तो ये तो हो गया एडल्ट हीमोग्लोबिन। तीसरा जो हीमोग्लोबिन है वो है HbF, फीटल हीमोग्लोबिन। F का मतलब फीटल। फीटस की बॉडी में जो हीमोग्लोबिन बनता है वो है HbF। अब इसमें ये क्या क्या होता है, इसमें भी हीम तो हो गई,
साथ में 2 अल्फा चेन है और 2 अल्फा चेन के साथ 2 गामा चेन होती है ये वाली। तो अगर गामा चेन मिल रही है तो आप समझ सकते हो कि वो हीमोग्लोबिन फीटस का है। ठीक है, एक और टाइप का हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में मिलता है, वो होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, मायो टर्म हमेशा मसल के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसा हीमोग्लोबिन जो हमारी मसल के अंदर रहे। भाई जनरली होता क्या है समझिए, हीमोग्लोबिन तो ब्लड में रहेगा ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो आरबीसी के अंदर है और आरबीसी कहाँ फ्लो कर रही है, ब्लड में। तो जनरली हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है। हम ये HbA1 की बात कर रहे हैं, HbA2 की बात कर रहे हैं, HbF की बात कर रहे हैं, ये वो हीमोग्लोबिन है जो ब्लड में फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजन का और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। लेकिन कुछ हीमोग्लोबिन ऐसा है जो हमारी मसल की जो सेल है, मसल सेल, उनमें भी रहता है। इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये हीमोग्लोबिन अपने साथ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखता है स्टोर फॉर्म में। मतलब हमेशा हमारी जो मसल्स है, उन मसल्स के अंदर जो मायोग्लोबिन है वो अपने साथ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमेशा बाइंड करके स्टोर फॉर्म में रखता है। जब जरूरत पड़ती है, आपकी मसल को अचानक से बहुत ज्यादा काम करना पड़े, आपको अचानक से भागना पड़े, ठीक है, तो आपकी मसल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उस टाइम पे ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ज्यादा एनर्जी के लिए क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो वो जो स्टोर्ड ऑक्सीजन मसल ने रखी हुई थी वो यूज की जाती है। ठीक है, तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाता एक जगह से दूसरी जगह तक, वो तो उसके पास जो ऑक्सीजन आई है उसको बाइंड करके रखेगा, स्टोर करके रख लेगा। क्यों? ताकि आगे जब फ्यूचर में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े मसल्स में, तब वो उस ऑक्सीजन को यूज करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़े टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लोबिन चेन, अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन और डेल्टा चेन। तो कैसी कैसी चेन है उस बेसिस पे टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके के हीमोग्लोबिन दिखाए हैं, मायोग्लोबिन दिखाया, फीटल हीमोग्लोबिन दिखाया और एडल्ट हीमोग्लोबिन दिखाया। क्या दिखा रहा है कि कोई एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है, कौन से हीमोग्लोबिन के साथ सबसे पहले ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल सबसे पहले मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, तुरंत सबसे पहले जाके बाइंड करता है, क्योंकि इसको सैचुरेट होने के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए ये यहाँ बाइंड करेगा मायोग्लोबिन के साथ। फीटल हीमोग्लोबिन के साथ हमेशा 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और एडल्ट हीमोग्लोबिन के साथ हमेशा 4 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये कि आपके पास एक मायोग्लोबिन रखा हुआ है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपने जैसे रिलीज किया, वो सबसे पहले जाके मायोग्लोबिन से बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि मायोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट होना चाहता है, वो केवल एक ही ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी एक ही ऑक्सीजन की है, तो तुरंत जाके ऑक्सीजन को पकड़ लिया उसने। तो सबसे पहले ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगा, मायोग्लोबिन के साथ। मायोग्लोबिन हो गया सैचुरेट, खत्म, अब बाइंड नहीं कर सकता। अब दूसरा है हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, वो हमेशा 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 ऑक्सीजन की। तो अगर आपके पास एक फीटल हीमोग्लोबिन है और आपके पास एडल्ट हीमोग्लोबिन भी, आपने ऑक्सीजन छोड़ा, तो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पहले कहाँ जाके बाइंड करेंगे, फीटल हीमोग्लोबिन के पास। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पे इसके साथ। फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन के साथ आके बाइंड करते हैं लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है 2 चीजें, एक है एफिनिटी, एक है कैपेसिटी। एक है एफिनिटी, एक है कैपेसिटी। एफिनिटी का मतलब है कि कौन कितना जल्दी जाके बाइंड कर रहा है, कौन कितना जल्दी किसके साथ बाइंड कर रहा है, वो एफिनिटी है। और कैपेसिटी का मतलब कौन कितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बाइंड कर रहा है, वो कैपेसिटी है। तो मैं ये पूछूं कि अगर आपके पास 3 है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन, तीनों है, आपने एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज किया, तो तुरंत ये इसके साथ सबसे पहले बाइंड करेगा। इसकी एफिनिटी इसके साथ सबसे ज्यादा है, एफिनिटी मतलब स्पीड से जाके सबसे पहले उससे बाइंड कर गया। उसके बाद दूसरा और आपने ऑक्सीजन रिलीज किया इसके साथ, और ऑक्सीजन रिलीज किया इसके साथ, क्योंकि इसको सैचुरेट होने के लिए 2 चाहिए, और सबसे लास्ट में एडल्ट से बाइंड करता। तो यहाँ मैंने आपको एफिनिटी दिखाई है कि मायोग्लोबिन की एफिनिटी, ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी सबसे पहले किसके साथ है, एफिनिटी की बात कर रहा हूँ, मायोग्लोबिन के साथ। फिर किसके साथ है, फीटल हीमोग्लोबिन के साथ। फिर किसके साथ है, एडल्ट हीमोग्लोबिन। ये तो बात होगी एफिनिटी। ठीक है, अब अगर मैं ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करूं कि भाई कौन किसके साथ ज्यादा बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी,
तो आप देखो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके साथ बाइंड करते हैं, एडल्ट हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल, उसके बाद फीटल हीमोग्लोबिन के साथ 2 मॉलिक्यूल, और उसके बाद लास्ट में आता है मायोग्लोबिन के साथ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, दोनों चीजों में फर्क समझना। फर्क क्या है कि भाई आपके पास एक मायोग्लोबिन है, एक ऑक्सीजन है, दूसरा आपके पास फीटल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और तीसरा जो है आपके पास एडल्ट हीमोग्लोबिन है। 3 हीमोग्लोबिन है, ग्रीन वाला एडल्ट समझ लो, ब्लू वाला फीटल समझ लो, और ब्लैक वाला मायोग्लोबिन है। आपने एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज किया, तुरंत किसकी सबसे पहले किसके साथ बाइंड करेगा, मायोग्लोबिन के साथ। ये सैचुरेट हो गया, खत्म। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके साथ है, मायोग्लोबिन के साथ, तुरंत बाइंड कर रहा है। फिर दोबारा ऑक्सीजन रिलीज किया, किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन फीटल हीमोग्लोबिन के साथ। एक और मॉलिक्यूल रिलीज किया, किसके साथ बाइंड करेगा, फीटल हीमोग्लोबिन के साथ। अब ये खत्म, क्योंकि सैचुरेट हो गया। अब बाद में धीरे धीरे जाके इसके साथ बाइंड करेगा। तो एफिनिटी सबसे स्पीड से बाइंड करने की किसके साथ है, मायोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन। ये तो एफिनिटी की बात हो गई, स्पीड से। लेकिन मैं पूछूं कैपेसिटी कौन सी हीमोग्लोबिन की ज्यादा है, तो इसकी है ना सबसे ज्यादा, 4 ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, फिर ये 2 को बाइंड कर रहा है और ये 1 को बाइंड कर रहा है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है, अब आगे हम ये बोलते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो 100 ml ब्लड है, मैं कह रहा हूँ कि आप भाई ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, और आरबीसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का काम, जो आरबीसी का काम है वही हीमोग्लोबिन का काम है, समझेंगे। 100 ml ब्लड अगर हमने लिया, इस 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, इस 100 ml ब्लड के अंदर अगर अपन मेजर करेंगे, इसके पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है लगभग। हर 100 ml ब्लड में हमारी बॉडी में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन से बाइंड करता है, 1.34 ml ऑक्सीजन। अगर उस 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को आप देखोगे, उसके साथ ऑक्सीजन कितनी होगी, 1.34 ml। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या, ऑक्सीजन को ही तो कैरी करना है। तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर हमने देखा तो कितना ऑक्सीजन मिलेगा उसके साथ, 1.34 ml। ठीक है, और 100, तो 100 ml ब्लड में कितना हो जाएगा, 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन कैरी कर जाएगा, 20 ml। देख लो कैलकुलेशन आपके सामने। 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड करता है, 1.34 ml। यानी कि टोटल 15 ग्राम कितने ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 20 ml। मतलब ये 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इतनी ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, इसको कैरी करता है। इसका मतलब 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन को कैरी करेगा, 20 ml। सामने है आपके कैलकुलेशन। मतलब हर 100 ml ब्लड जब हमारी एल्वियोलाई पे पहुंचता है, तो वहां से कितनी ऑक्सीजन लेता है, वो 20 ml ऑक्सीजन ले लेता है। हर 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन है, और वो 20 ml ऑक्सीजन को लेके चल रहा है, कैरी कर रहा है। ठीक है, हर 100 ml ब्लड कितनी लेके चल रहा है, 20 ml ऑक्सीजन को लेके चल रहा है, कैरी कर रहा है, और कहाँ जाएगा, सेल के पास। अब जैसे ही वो ब्लड सेल के पास पहुंचा, सेल को देगा कितनी ऑक्सीजन, क्या जितनी ऑक्सीजन वो लेके गया सारी दे देगा, नहीं देता है। जितनी ऑक्सीजन वो कैरी करके गया, उसकी 25% ऑक्सीजन ही वो डिलीवर करेगा। वो 20 ml ऑक्सीजन लेके आया, 100 ml ब्लड की बात कर रहा हूं, 20 ml ऑक्सीजन लेके आया, तो उसमें से 25% यानी कि 5 ml ऑक्सीजन तो उसने सेल को दी, रिमेनिंग 15 ml वापस आ जाएगी घूम के, और वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं कि हम जितनी ऑक्सीजन इनहेल करते सारी बॉडी यूज कर लेती है। जितनी ऑक्सीजन इनहेल करोगे, कुछ पोर्शन यूज होता है उसका लगभग, और वापस से बॉडी के बाहर आ जाती है। ठीक है, तो लगभग 20%, 25% ऑक्सीजन हम यूज कर लेते हैं हर बार, और बाकी रिमेनिंग वापस बाहर आती है। तो बात क्या हुई, बात ये समझनी है अपने को कि भैया मान लो 100 ml ब्लड, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन मैंने उठाई, इतनी ऑक्सीजन मैंने क्या कर दी, यहाँ से उठा ली, तो कैरी करके चल रहा हूँ मैं, कैरी करके चल रहा हूँ। अब जितनी ऑक्सीजन मैं कैरी करके चला, मैं सेल को कितनी दूंगा, जितनी लेके गया उसका 25%। अगर मेरे पास एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंडेड है, उसमें से 25% यानी कि 1 मैंने दे दिया, रिमेनिंग वापस आ जाएगा घूम के। तो कुल मिला के 100 ml ब्लड कैरी कर रहा है 20 ml ऑक्सीजन। ये कैरी और डिलीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट डब्बे में डाला है। 100 ml ब्लड कितनी कैरी करता है, लेके चलता है 20 ml, लेकिन किसी सेल को देगा कितनी, इस 20 ml का 25% यानी कि 5 ml देगा, बाकी वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ये 100 ml ब्लड किसी मसल के पास गया, ये तो नॉर्मल सेल की बात कर दी मैंने, लेकिन अगर कोई मसल सेल के पास ये गया है ब्लड लेके, तो उस मसल सेल को कितनी ऑक्सीजन देगा, 75% ऑफ दिस 20 ml।
मतलब मसल को हमेशा ज्यादा डिलीवर होती है ऑक्सीजन। नॉर्मल सेल है, मान लो मैं बात कर रहा हूँ, मसल नहीं है वो, नॉर्मल कोई दूसरी सेल है ना, तो उस सेल को 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन दे देगा? 5 ml। भाई तू कम ले। लेकिन अगर घूमते घूमते वो ब्लड पहुंचा मसल के पास, तो मसल को हमेशा ज्यादा ऑक्सीजन देगा। कितनी देगा? 15 ml। क्यों देगा भाई ज्यादा? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि मसल के पास जो होता है ऑक्सीजन स्टोर भी तो रहता है, मायोग्लोबिन। मसल को काम भी करना है, नॉर्मल जो काम कर रहा है वो तो करना ही है, लेकिन कुछ ऑक्सीजन को स्टोर भी तो रखना है, ताकि आगे फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो स्टोर कहाँ से रखेगा? ज्यादा दोगे तब तो रखेगा। इसलिए मसल को हमेशा ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होती है। डिलीवर और कैरी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। 100 ml ब्लड कैरी कितनी करता है? 20 ml। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लीटर ऑफ ब्लड कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन इन द बॉडी, भाई 100 ml 20 ml कर रहा है तो 1000 ml कितनी करेगा? निकाल लो आप मल्टीप्लाई करके, 200 ml। 100 ml डिलीवर करता है टू अ नॉर्मल सेल, कितनी? 5 ml। मैं पूछूं 100 ml कितनी है? 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है, तो 1000 ml कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करेगा? डिलीवर पूछा है तो 50 ml। कहीं कोई भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, बाकी चीज मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन फोस्फाइडिन रिंग है, और हर एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड करता है, मतलब एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे बात खत्म हुई हमारी आरबीसी की। आरबीसी की सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन के बारे में। ये हीमोग्लोबिन की जनरल बातें हैं। अब ये कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे ये CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, ये सब चीजें आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन के अंदर। आरबीसी के बाद ब्लड के अंदर जो दूसरी सेल है वो है WBC, और इसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या इसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट। जैसे हमने पढ़ा ना आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट था, ऐसे ही WBC का नाम है ल्यूकोसाइट। ये कलरलेस होती है। ठीक है, WBC का नंबर, टोटल WBC का नंबर TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। भाई टोटल WBC क्या होती है? बहुत सारी टाइप की, अलग अलग टाइप की WBC है। ठीक है, अलग अलग टाइप की WBC है। तो सारी टाइप की जो WBC सबका अलग अलग अगर अपन नंबर निकालेंगे कि भाई ये वाली टाइप की कितने, ए टाइप की कितने, ए टाइप की WBC का नंबर कितना है, बी टाइप की WBC का नंबर कितना, सी टाइप की WBC का नंबर कितना, तो सबका नंबर अगर अपन अलग अलग निकालते हैं वो होता है DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। कि भाई ल्यूकोसाइट जो है उसकी काउंटिंग कर रहे हैं अलग अलग, ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, डी का कितना, ऐसे, तो वो तो हो गया DLC। सबका टोटल WBC का नंबर देखोगे तो वो है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ओवरऑल बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में TLC कितना होना चाहिए? सारी WBC मिला के टोटल नंबर होना चाहिए इसका 4000 से लगा के 11000 पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड, 4000 to 11000 पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड। अब आप देखिए, हमने आरबीसी का नंबर देखा था कि पर मिलीमीटर क्यूब में आरबीसी कितनी है? मिलियंस, 5.5 मिलियन आरबीसी थी 1 मिलीमीटर में। WBC का नंबर 1000 में आ गया, आरबीसी का नंबर मिलियंस में, WBC का नंबर 1000 में। अगर आप हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी और WBC का रेशियो देखो, है ना, कि भाई आरबीसी इज टू WBC, एक आरबीसी के साथ कितनी WBC आ सकती है, तो ये आपको मिलेगा लगभग 600:1। 600 आरबीसी के साथ एक WBC है, क्योंकि ये 1000 में है, वो मिलियंस में। ठीक है, तो TLC हो गया इतना। DLC, अब अलग अलग नंबर कितना होता है वो देखते हैं कि अलग अलग टाइप की WBC कौन कौन सी है, उनका नंबर कितना होगा। सबसे पहले है एसिडोफिल। ठीक है, एसिडोफिल जो है उसका नंबर होता है टोटल, ये जितनी सेल बनेगी इसका 2 to 3%। भाई टोटल मैं बोल रहा हूँ, मान लो 10,000 है TLC, टोटल WBC 10,000, उस 10,000 में से 2 to 3% कौन होगा? एसिडोफिल। उस 10,000 में से 0.5 से 1% कौन होगा? बेसोफिल, 0 भी हो सकता है। उस 10,000 में से 60 से 65% कौन होगा? न्यूट्रोफिल। उस 10,000 में से 6 to 8% कौन होगा? मोनोसाइट। और रिमेनिंग 20 से 25% कौन होगा? लिम्फोसाइट। तो ये तो मैंने अलग अलग कर लिया, टोटल उतनी थी, उसमें से ये कितनी, ये कितनी, ये कितनी, ये कितनी, ये कितनी, ये अलग अलग कर लिया। ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर, अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये TLC जो लिखा है 4000 to 11000, अगर इसका नंबर इससे ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इंक्रीज इन नंबर इज द ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर इसका नंबर वहां से कम हो जाए, 4000 से भी नीचे आ गया, हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। जैसे आप याद करो, डिक्रीज इन ब्लड RBC देखा था ना, RBC कम होना एनीमिया, वैसे ही डिक्रीज इन WBC इज द ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि
जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उस केस में हमारी बॉडी में हमेशा WBC का नंबर बढ़ता है। इन्फेक्शन हुआ है ना, तो WBC हमेशा बढ़ेगी। WBC का काम क्या है? इनको मारना, बैक्टीरिया वायरस को किल करना, इनसे फाइट करना, तो नंबर बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जैसे एड्स हो गया, टाइफाइड हो गया, इन डिजीज में क्या होता है, WBC का नंबर कम होने लग जाता है, क्योंकि ये एड्स का वायरस जैसे हो गया, ये वायरस ऐसे खतरनाक होते हैं कि ये WBC को ही उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बॉडी में धीरे धीरे WBC कम हो जाती है, और WBC कम अगर होगी तो बॉडी का इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो डिक्रीज इन नंबर इज द ल्यूकोसाइटोपिनिया। तीसरा है एबनॉर्मल इंक्रीज इन TLC। भाई मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल कंडीशन में TLC इतनी होनी चाहिए 4000 to 11000। अब मान लो किसी की बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, 11000 की जगह उसका WBC बढ़ के हो गया 15000 20000 हो गया, वो कंडीशन ल्यूकोसाइटोसिस है। लेकिन किसी की बॉडी में एबनॉर्मल एकदम से इंक्रीज नंबर आ गया, WBC 1 लाख से भी ज्यादा आ रही है, मतलब वो है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। उसको ब्लड कैंसर हो चुका है, उसकी WBC रैपिडली डिवाइड करके बहुत सारी नंबर में बन रही है, बहुत सारी नंबर ऑफ WBC बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर हो जाएगा। ठीक है, WBC के टाइप्स, WBC के टाइप्स जो हैं वो 2 तरीके से हमने इसको क्लासीफाई किया, इसके साइटोप्लाज्म के बेसिस पे। इसका साइटोप्लाज्म हमें कैसा दिखता है? अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म अगर ग्रेन्यूल्स दिख रहा है तो उन सारी सेल्स को कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट। अगर सेल का साइटोप्लाज्म क्लियर है, उसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं दिखता है, तो वो सारी सेल्स कहलाती है ए ग्रेन्यूलोसाइट। तो 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया, ग्रेन्यूलोसाइट और ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट में क्या होता है, देखो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे और ये अलग अलग डाई से स्टेन हो जाती है। ये जो सेल्स हैं ग्रेन्यूलोसाइट की, ये अलग अलग डाई से स्टेन हो जाए, अलग अलग केमिकल डालोगे, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं वो अलग अलग कलर देगी। ठीक है, इन ग्रेन्यूलोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है ये मल्टी लोब्ड होता है। मल्टी लोब्ड का मतलब क्या है? भाई एक सेल है, ये सेल, अब इसमें एक सिंगल ये न्यूक्लियस है, तो ये तो एक ही लोब बना, तो ये सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस हो गया। लेकिन इस सेल के अंदर, भाई ये सेल है, अमीबॉइड शेप की सेल है, ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड है। मल्टी लोब का मतलब इसमें एक लोब ये बना, दूसरा लोब ये बना, तीसरा लोब ये बना। देखो ये एक ही न्यूक्लियस है सिंगल, अब इसमें लोब बन गया अलग अलग, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है ग्रेन्यूलोसाइट में। क्योंकि इसमें लोब ज्यादा है, इसीलिए इन सेल को कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC। पॉली बहुत सारे, मोर्फो स्ट्रक्चर किसके? न्यूक्लियस के। इसके न्यूक्लियस के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब लोब होते हैं, इसलिए इनको हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट या PMNL भी कहते हैं। PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL कौन होती है? ग्रेन्यूलोसाइट। कौन कौन सी टाइप की सेल जो है ग्रेन्यूलोसाइट में आती है? तो हमारी एसिडोफिल, ये लिखा मैंने, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों ही टाइप की जो सेल्स हैं ये ग्रेन्यूलोसाइट होती है। इसका मतलब इन तीनों ही टाइप की सेल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, ये अलग अलग डाई से स्टेन हो जाएगी और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? लोब्ड न्यूक्लियस होता है, अलग अलग लोब होते हैं इनमें। ठीक है, एसिडोफिल बात कर लेते हैं। एसिडोफिल की शेप सारी सेल्स का अमीबॉइड होगा। ठीक है, एसिडोफिल की बात करें तो ये सेल क्या होते हैं? देखो नंबर तो इनका कितना रहता है? 2 to 3%, टोटल सेल का 2 to 3% रहता है। ये एसिडोफिल जो है ये क्या काम करती है? इनका काम रहता है कि ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। बॉडी में कोई एलर्जिक पार्टिकल गया मान लो, है ना, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ, मान लो कोई जो है हेलमिंथ चला गया, मान लो प्लेटी हेलमिंथ यानी एस्केरिस चला गया, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीस चला गया, और उस टाइम पे या कोई एलर्जिक पार्टिकल गया, उस टाइम पे ये सेल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, इनका नंबर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। और ये क्या करता है? नंबर जब बढ़ता है ये उन पैरासाइट की सरफेस से चिपक जाती है और उनको किल करने का काम करती है। ठीक है, तो और दूसरी बात ये हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है। भैया आपने देखा होगा कि जैसे जब समर स्टार्ट होती है ना, समर स्टार्ट होती है उस टाइम पे क्या होता है? सारे पॉलन ग्रेन्स एयर में होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन जब तो हे फीवर आता है, तो वो हे फीवर क्या है? एलर्जिक रिस्पॉन्स है। उस टाइम पे अगर आप देखोगे, अगर आपको किसी भी चीज की एलर्जी हुई है और उस एलर्जी के टाइम पे अगर आप ब्लड टेस्ट करवाओगे तो आपकी बॉडी में हमेशा एसिडोफिल का नंबर ज्यादा आएगा। ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। जब भी बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन, जैसे कोई हेलमिंथ है, मान लो मैं बोल रहा हूँ टीनिया सोलियम चला गया बॉडी के अंदर, तो टीनियसिस कॉज करेगा, है ना। एस्केरिस चला गया तो एस्केरियसिस कॉज करेगा। उस टाइम पे ये एसिडोफिल का नंबर हमेशा बॉडी में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, उन पैरासाइट को, उन हेलमिंथ को किल करने के लिए और एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। दूसरी सेल है बेसोफिल। अब याद करिए, मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया और कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको पढ़ाई थी मास्ट सेल, है ना। और मैंने तब आपको बोला था कि मास्ट सेल की प्रॉपर्टी सेम होती है जैसे कि ब्लड में बेसोफिल की होती है। ब्लड में बेसोफिल की जो जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी टिश्यू में मास्ट सेल की है। तो अगर आपको मास्ट सेल याद है, उसकी प्रॉपर्टी याद है, उसके फंक्शन याद है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ब्लड में बेसोफिल करती है। हमने पढ़ा था मास्ट सेल का न्यूक्लियस 2 to 3 लोब्ड न्यूक्लियस होता है, एस शेप का न्यूक्लियस होता है, पढ़ा था, ठीक है। ये बेसोफिल देखो यहाँ पे नंबर सबसे कम होता है, 0.57% सबसे कम नंबर होता है। ये स्मॉलेस्ट ये ग्रेन्युलोसाइट कहलाती है, सबसे छोटी होती है। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, एस शेप का 2 to 3 लोब न्यूक्लियस होता है, पढ़ा हमने। इसका नाम बेसोफिल है, यानी कि ये बेसिक डाई से स्टेन होगा। इस पर आप बेसिक डाई डालोगे मिथाइलिन ब्लू, ये स्टेन हो जाएगी। एसिडोफिल, ये एसिडिक डाई से स्टेन होता है, इओसिन। इओसिन डाई का नाम है इओसिन, ठीक है। उस डाई को इस पे डालोगे एसिडोफिल पे तो ये स्टेन हो जाएगी, इसीलिए इनका दूसरा नाम रखते हैं इओसिनोफिल। आप मॉड्यूल में देखिएगा थ्योरी लिखी हुई है। एसिडोफिल का दूसरा नाम इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्यों आया, इओसिन डाई का नाम है, इस डाई को डाला ये कलर देगा, तो ये एसिडिक डाई से स्टेन हो रहा है। बेसोफिल बेसिक डाई से स्टेन होता है। बेसिक डाई कौन सी है, मिथाइलिन ब्लू। मास्ट सेल भी मिथाइलिन ब्लू से स्टेन होता है। इसका न्यूक्लियस 2 to 3 लोब, मास्ट सेल का न्यूक्लियस भी 2 to 3 लोब, एस शेप का न्यूक्लियस है। फंक्शन क्या करता है, सीक्रेशन। मास्ट सेल ने क्या क्या सीक्रेट किए थे, 3 केमिकल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। वो सारे केमिकल ये भी सीक्रेट करता है ब्लड के अंदर, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। आगे चलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल का नंबर सबसे ज्यादा है। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो 3 to 5 लोब्ड होता है, 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल का, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल जो है, इनके न्यूक्लियस के जब लोब को काउंट किया जाता है, न्यूक्लियस के लोब, मैं कहा कि 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस है, तो ये लोब की जो काउंटिंग होती है उसको कहा जाता है आर्नेथ काउंटिंग, ठीक है। आर्नेथ काउंटिंग, न्यूक्लियस के लोब की काउंटिंग को क्या बोलते हैं, आर्नेथ काउंटिंग। न्यूक्लियस के लोब की काउंटिंग को कहते हैं आर्नेथ काउंटिंग, ठीक। ये न्यूट्रोफिल 3 to 5 लोब्ड है। करता क्या है, इट इज नॉन एज माइक्रो पुलिसमैन, ठीक है। ये हमारी बॉडी का माइक्रो पुलिसमैन है, पुलिस वाला है लेकिन हवलदार है। कोई भी पुलिस वाला हो भाई, वो गलत काम करोगे तो मारेगा, है ना। तो ये भी मारने का काम करता है, मतलब ये भी फैगोसाइटोसिस करता है पैथोजन का, ये भी बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को मारता है, ठीक है। स्मॉल स्केल पे कर सकता है ये काम, इसलिए इसका नाम रखा माइक्रो पुलिसमैन। तो ये क्या है, ये भी फैगोसाइटोसिस करता है, ये भी स्कैवेंजर सेल की तरह काम करता है, ये भी मारने का काम करेगा पैथोजन को, बैक्टीरिया को, वायरस को, डेड सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, पर स्मॉल लेवल पे कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द सेल। सबसे ज्यादा नंबर में होता है WBC में, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है वो ए ग्रेन्युलोसाइट है, मतलब ये वो सेल है जिसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर दिखेगा, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं दिखता है, ठीक है। और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस, इसमें लोब नहीं बने होते, एक ही सिंगल लोब का न्यूक्लियस दिखेगा आपको। 2 टाइप की सेल्स होती हैं यहाँ पे, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की बात करें, अब याद करो मोनोसाइट, मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस पढ़ाया। मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ाया, मैक्रोफेजेस पढ़ाया मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज जब पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि ये मैक्रोफेजेस जो हैं बॉडी में बहुत सारी जगह होती है, अलग अलग जगह इनका अलग अलग नाम है। ब्लड में इन्हीं मैक्रोफेज को क्या कहते हैं, मोनोसाइट। तो ब्लड में मोनोसाइट है, टिश्यू में मैक्रोफेज है। तो अगर आपको मैक्रोफेज की प्रॉपर्टी याद है तो मोनोसाइट की सेम प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है मैक्रोफेज की, अमीबॉइड शेप की सेल है, किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है, देखो सिंगल लोब है, इसमें डिवाइड नहीं हुआ लोब, सिंगल लोब है, किडनी शेप का न्यूक्लियस है, साइज बड़ी होती है, ठीक है। और इनका मेनली काम क्या है, मैक्रोफेज। मैंने बताया था मैक्रो बड़े स्केल पे, फेगी मतलब फैगोसाइटोसिस करता है, तो ये मोनोसाइट भी क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस करती है, स्कैवेंजर सेल की तरह काम करती है, लेकिन लार्ज स्केल पे करती है, इसीलिए इन मोनोसाइट को हम मैक्रो पुलिसमैन भी कहते हैं। ये इंस्पेक्टर है, इसके पास ज्यादा पावर है,
ठीक है, ये माइक्रो पुलिसमैन है, न्यूट्रोफिल, ये खाली डंडा मार सकता है, ये गोली भी चला सकता है, ऐसे समझ लो। तो ये मैक्रो पुलिसमैन है, न्यूट्रोफिल इज अ माइक्रो पुलिसमैन, दोनों ही फैगोसाइटिक सेल है, दोनों ही स्कैवेंजर सेल की तरह काम करती है। लास्ट में आता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये लिम्फोसाइट मैंने आपको टिश्यू में भी पढ़ाया है, ब्लड में भी लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट में क्या पढ़ा था हमने, वो अमीबॉइड शेप की सेल है और लार्ज ओवल शेप का क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है लिम्फोसाइट में। ठीक है, लिम्फोसाइट का काम क्या है, ये डिफरेंट टाइप की सेल्स और एंटीबॉडी बनाने का काम करती है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पढ़ा दिया मैंने आपको। लिम्फोसाइट सेल दो तरीके की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आगे चल के एंटीबॉडी बनाएगी, टी लिम्फोसाइट सेल बनाती है, दोनों मिलके हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दोनों मिलके हमें प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन। ठीक है, तो इन सब की थ्योरी मॉड्यूल में लिखी गई है, आप इनके डायग्राम, न्यूक्लियस का डायग्राम जैसे मैंने आपको पहले सेल में भी कहा था, कनेक्टिव टिश्यू की सेल में न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, सेल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इनके न्यूक्लियस और इनके सेल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, आपको देख लेना है एक बार अपने मॉड्यूल या एनसीईआरटी से। तीसरे टाइप की जो सेल, ब्लड के अंदर जो थर्ड टाइप की सेल होती है, दैट इज प्लेटलेट्स। आरबीसी पढ़ ली, डब्ल्यूबीसी पढ़ ली, अब आया प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, तो प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। तीनों ही टाइप की सेल बन कहां से रही है, रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में बन रही है तीनों ही टाइप की सेल, माइलोब्लास्ट टिश्यू है ना, उसकी सेल्स डिवाइड कर करके बना रही है। ठीक है, ये प्लेटलेट जो है, दीज आर नॉट एक्चुअली अ सेल, प्लेटलेट सेल नहीं है बल्कि ये सेल के टुकड़े हैं। कौन सी सेल के टुकड़े हैं, हमारी बोन मैरो में एक सेल होती है मेगा कैरियोसाइट सेल। कौन सी सेल है, मेगा कैरियोसाइट सेल, ये बोन मैरो में होती है। इस सेल के टुकड़े जब ब्लड में आते हैं टूट टूट के, तो वो प्लेटलेट बनते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे छोटी सेल कौन सी, आपके मॉड्यूल में शायद क्वेश्चन भी होगा, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ब्लड, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, उसमें ऑप्शन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट भी दिया है और आंसर उसका प्लेटलेट नहीं दिया गया है, उसका आंसर आरबीसी दिया गया है। ठीक है, तो हिसाब से तो प्लेटलेट सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन जब हम खुद ही बोल रहे हैं कि सेल पूछा है, तो ये सेल होती नहीं है। प्लेटलेट आर नॉट द सेल, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल, ये सेल के टुकड़े हैं। कौन सी सेल के टुकड़े हैं, मेगा कैरियोसाइट सेल के टुकड़े हैं। कहां से आए, बोन मैरो से आए। ठीक है, मैमल्स, हमारे अंदर जो है प्लेटलेट होती है, लेकिन हमारे अंदर अलावा, मैमल्स के अलावा जो दूसरे वर्टिब्रेट्स है, उनके अंदर, उनके ब्लड में प्लेटलेट नहीं होती है, बल्कि प्लेटलेट की जगह हम टर्म यूज करते हैं स्पिंडल कॉर्पसल। होती दोनों एक जैसी है, लेकिन मैमल के ब्लड में क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, और मैमल्स के अलावा जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनके ब्लड में प्लेटलेट नहीं होती, उनके ब्लड में क्या होती है, स्पिंडल कॉर्पसल। तो अगर आपको पूछा जाए कि नॉन वर्टिब्रेट जो है, मैमल के अलावा दूसरे जो वर्टिब्रेट्स हैं, अगर आपको बर्ड्स के बारे में पूछ लिया जाए, अगर आपको जो है रेप्टाइल्स के बारे में पूछ लिया जाए, उनके ब्लड में कौन कौन सी सेल है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट मत बोलना, प्लेटलेट की जगह क्या होती है, स्पिंडल कॉर्पसल्स। दोनों होती है एक जैसी है। शेप कैसा होता है इनका, नॉन न्यूक्लिएटेड, आरबीसी भी नॉन न्यूक्लिएटेड, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, डिस्क लाइक होती है, ओवल शेप होती है और बाई कॉन्वेक्स होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब प्लेटलेट के अंदर एक प्रोटीन होती है, जैसे मैंने याद करो, मैंने आपको आरबीसी में पढ़ाया था, आरबीसी का एंडोस्केलेटन कौन बना रहा था, स्ट्रोमेटिन प्रोटीन। वैसे ही प्लेटलेट का पूरा शेप जो है मेंटेन कौन करता है, प्लेटलेट के अंदर साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है थ्रोम्बोस्टैनिन, ये उसके एंडोस्केलेटन को मेंटेन करती है। जैसे आरबीसी में कौन था, स्ट्रोमेटिन प्रोटीन था, वैसे ही प्लेटलेट के अंदर है थ्रोम्बोस्टैनिन प्रोटीन। प्लेटलेट भी एक डाई से स्टेन हो जाती है मिथाइलिन ब्लू, बेसिक डाई से स्टेन होती है, जैसे बेसोफिल जिस डाई से स्टेन हो रही है, ठीक है, जैसे मास्ट सेल जिस डाई से स्टेन हो रही है, वैसे ही प्लेटलेट भी स्टेन हो जाती है मिथाइलिन ब्लू डाई से। ठीक है, प्लेटलेट की साइज 2 to 3 माइक्रोन, इसलिए मैंने आपको बोला था। आरबीसी की साइज कितनी है, 7.5 माइक्रोन। डब्ल्यूबीसी की साइज वेरी करती है, 2 माइक्रोन, 8 माइक्रोन से लगा के 16 माइक्रोन तक वेरी कर रही है। प्लेटलेट की साइज 2 to 3 माइक्रोन, इसलिए मैंने कहा अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, उसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है, आप समझोगे कि 2 to 3 माइक्रोन है मतलब प्लेटलेट आंसर है, लेकिन प्लेटलेट आंसर नहीं है, उसका आंसर आरबीसी है, क्योंकि उसने सेल पूछा है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट इज नॉट अ सेल, प्लेटलेट सेल नहीं है, ये सेल के फ्रेगमेंट्स हैं। तो इसकी साइज है 2 to 3 माइक्रोन।
लाइफ स्पैन होती है 2 to 4 डेज। जैसे आरबीसी हमारी ब्लड में जिंदा रहती है 120 दिन, वैसे ही प्लेटलेट हमारे ब्लड में सर्वाइव करती है 2 to 4 डेज। नंबर इसका कितना होता है 1.5 to 3.5 लाख। आरबीसी है सबसे ज्यादा मिलियंस में, पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 5.5 मिलियन। डब्ल्यूबीसी है थाउजेंड्स में और ये है लैक्स में, 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड। अगर इनका नंबर ज्यादा हो जाए इससे, हम उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और नंबर अगर कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जैसे डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर कम हुआ तो ल्यूकोसाइटोपिनिया था, और इंक्रीज में क्या था ल्यूकोसाइटोसिस, ऐसे ही थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, अब याद करो डेंगू, बहुत कॉमन है ना डेंगू। डेंगू होता है ना प्लेटलेट काउंट कम हो गया, प्लेटलेट काउंट कम हो गया। तो प्लेटलेट का काम क्या है? अगर प्लेटलेट कम हो जाता है तो इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है? ऐसा क्या काम करता है प्लेटलेट? तो प्लेटलेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है ये हमारी ब्लड वेसल को रिपेयर करता है। ब्लड वेसल की रिपेयरिंग करने का काम है प्लेटलेट्स का। होता क्या है, मान लेते हैं हमारी एक ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल के अंदर ये मान लो ब्लड वेसल जा रही है, ये ब्लड वेसल, हमारा हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है फोर्स के साथ, तो फोर्सफुली ब्लड इसमें आता है। जैसे बहुत प्रेशर के साथ ब्लड इसमें आएगा तो ब्लड की सेल लगातार टकराती है इसकी वॉल से। जब ब्लड की सेल इसकी वॉल से टकराती है तो जगह जगह क्या हो जाती है, ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, डैमेज हो गई। अब आप सोचो ब्लड वेसल लगातार डैमेज हो रही है, लेकिन फिर भी ये ब्लड वेसल वापस से रिपेयर हो जाती है, क्योंकि इस ब्लड सेल में जो प्लेटलेट्स होता है, वो प्लेटलेट साथ साथ चल रहा है ना ब्लड में, तो प्लेटलेट क्या करता है, इस ब्लड वेसल को जगह जगह से रिपेयर करता चलता है बाय द फॉर्मिंग प्लेटलेट प्लग। कॉटन, जैसे अपन चोट लगती कॉटन लगाते हैं ना, वैसे प्लेटलेट प्लग बना देता है, रिपेयर होती जाती है। इस वजह से हमारी ब्लड का लॉस नहीं होता है। अब मान लो जिनको हुआ है डेंगू, डेंगू में क्या होता है, जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट को कम कर देता है, तो प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। नॉर्मली होना कितना चाहिए, मिनिमम 1.5 लाख कम होना स्टार्ट होगा, है ना। तो जितना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, 1.5 से 1.3 आया, 1 लाख आ गया, 60,000 आ गया, जितना कम हो रहा है, मतलब आप ये समझो कि ये जो रिपेयरिंग थी ये बंद हो गई, अब रिपेयरिंग हो ही नहीं रही है, मतलब ब्लड वेसल बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है। और ब्लड वेसल अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है, मतलब ब्लड जो अंदर फ्लो कर रहा था वो निकल निकल के ब्लड वेसल से बाहर फ्लो करने लग गया, ठीक है, मतलब इंटरनल हेमरेज कंडीशन हो गई, बॉडी के अंदर हेमरेजिक ब्लड सारा बाहर निकल गया इंटरनली। इसीलिए प्लेटलेट अगर बहुत कम हो जाता है तो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर 40,000 से भी डिक्रीज हो जाए प्लेटलेट का काउंट किसी भी वजह से, नॉट ओनली बाय द डेंगू, किसी भी वजह से अगर बॉडी में प्लेटलेट का काउंट 40,000 से भी कम अगर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं परप्यूरा डिजीज, परप्यूरा डिजीज। ठीक है, 40,000 से भी क्या हो गया, कम हो गया क्या, प्लेटलेट का काउंट। ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, एक तो ब्लड वेसल को रिपेयरिंग करता है, दूसरा ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक फैक्टर चाहिए थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसका फॉर्मेशन यही प्लेटलेट करेगा, अपन पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग में क्या काम करता है। और तीसरा ये सिंथेसिस करता है सेरोटोनिन का, सेरोटोनिन ये प्लेटलेट भी बनाता है बेसोफिल के साथ साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ब्लड की सेल्स खत्म हुई, हमने ब्लड के अंदर क्या क्या पढ़ा, हमने ब्लड के अंदर पढ़ लिया ब्लड का प्लाज्मा, जो उसका मैट्रिक्स है 55%, और उस मैट्रिक्स के अंदर हमने बहुत सारे कॉम्पोजिशन पढ़े, उसके आयंस पढ़े, उसके सॉल्ट पढ़े, उसके डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट पढ़े, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल पढ़ा, और साथ में उसकी प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ी। फिर हमने पढ़ा उस प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, उसकी सेल्स 45%, उसमें हमने आरबीसी पढ़ा, आरबीसी में हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा दूसरी सेल डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, और फिर हमने पढ़ी प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे ब्लड के अंदर प्लाज्मा और ब्लड की सेल्स खत्म हुई।